हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लगातार लेकर पूरे देश में चर्चा है, लेकिन मैं आज आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल पूरे देश में बीजेपी इस बार चुनाव में पिछड़ती नजर आ रही है और मैं इसको बाय प्रूफ के साथ और सारी बातें आपको बताऊंगा क्यों बीजेपी पूरे देश में पिछड़ रही है, क्यों जयंत चौधरी को अपने साथ मिलाना चाह रही है और क्यों वो लगातार गठबंधन पे गठबंधन किए जा रही है। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, पहले तो हमारे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, दरअसल बात यह है, 543 लोकसभा सीटें हमारे देश में हैं और अब की बार जो अमित शाह जी व कई बीजेपी नेताओं ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बिल्कुल नहीं खुलेंगे। आपने देखा, वो दरवाजे भी खुल गए और नीतीश एनडीए में भी चले गए। वहीं बात करें ममता की, ममता का गठजोड़ बताया जा रहा है बीजेपी के साथ, वो हट गई है और अब अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है। वही हाल नीतीश का, अजीत पवार का, कई पार्टियों का एनडीए में जाना इतनी बात को दर्शाता है। बीजेपी अब की बार कहीं ना कहीं चुनाव में पिछड़ रही है। तो दोस्तों, ये आंकड़ा एक इतना बड़ा आंकड़ा है क्योंकि देश में 543 लोकसभा सीटें हैं और 543 लोकसभा सीटों का जिक्र भी होना लाजमी है। और बात करें वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की, क्योंकि जयंत चौधरी को लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। कल जैसे ही चौधरी चरण सिंह, पूर्व देश के प्रधानमंत्री, को भारत रत्न देने की मांग ने जोर पकड़ा और उनकी घोषणा कल हुई कि उनको भारत रत्न दिया जाएगा। ऐसे ही एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयंत चौधरी ने बहुत सारी बातें की और जयंत चौधरी ने एकदम खुलेआम तारीफ प्रधानमंत्री की और उनका शुक्रिया अदा किया। राज्यसभा में भी उन्होंने उसी भाषण को दिया। तो मैं एक आंकड़ा समझाता हूँ, बीजेपी जयंत चौधरी को लेना क्यों चाहती है और जयंत चौधरी क्यों एनडीए में जा रहे हैं और जयंत चौधरी को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को मेरी आज आप पूरी देख लेना, आप पूरे चुनाव समझ जाओगे कि क्या चल रहा है देश में। तो दोस्तों, अगर हम 543 लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब खुलासा भी कहीं ना कहीं हो चुका है। तो एनडीए में जाने की उनकी पूरी अटकलें हैं और चर्चा लगातार राजनीतिक गलियारों में है कि वो एनडीए में जाएंगे। लेकिन बीजेपी का जयंत चौधरी को अपने साथ ले जाना कोई उनका फायदा नहीं है, उनका जरा सा भी बीजेपी का फायदा नहीं है। जो सीटें वो जयंत चौधरी को देना चाहते हैं या उन्हें अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, वो पहले ही सीटें बीजेपी के ऑलरेडी पास हैं। दरअसल अब की बार दक्षिण और नॉर्थ में बीजेपी पिछड़ रही है। असल मुद्दा वो है क्योंकि वहाँ इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है और उनके जो सांसद वहाँ से कुछ चुने गए थे, उनका परफॉर्मेंस और उनकी गिरावट में लगातार इजाफा हो रहा है। लगातार वो गिरावट में है और बीजेपी अब की बार वहाँ से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने की जुगत में दिख रही है वहाँ, इसलिए ये लगातार पार्टियां दरवाजे खोल रही है और गठबंधन कर रही है। तो जयंत चौधरी की अगर हम बात करें, उसको, जयंत चौधरी को सिर्फ अपना पर्सनली फायदा हो सकता है। उनको 2 से 4-5 सीटें देने की बात कही जा रही है। जो जो भी वो सीटें लेने की बात कर रहे हैं जयंत चौधरी, वो ऑलरेडी बीजेपी के पास है। अब बात करें हम कैराना विधानसभा की, तो कैराना विधानसभा फिलहाल मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट मौजूदा बीजेपी के पास है। बागपत लोकसभा सीट भी बीजेपी के पास है। मथुरा सीट की बात करें तो मथुरा सीट भी बीजेपी के पास है। तो ये सारी सीटें अभी फिलहाल बीजेपी के पास है। तो जयंत चौधरी की उन्हें चाहत क्यों पड़ी है और जयंत चौधरी को क्यों वो बीजेपी में लेना चाहते हैं, इसका मकसद ये नहीं कि ये हमारी तरफ आ जाए और हम जीत जाएं। वो बीजेपी तो पहले से ही जीती हुई है, उनका 2019 में शानदार परफॉर्मेंस थी। 62 सीटें उन्होंने उत्तर प्रदेश में जीती थी और 62 सीटों को लेकर काफ़ी मजबूत अब की बार वो आगे भी बढ़ती दिख रही है। लेकिन अपनी सीटों का फायदा नहीं चाह रही बीजेपी। बीजेपी का असल मकसद है पूरी दुनिया में और पूरे देश में गठबंधन को तोड़ देने की खबरें चलाना, गठबंधन को ख़त्म कर दिया। और जो पूर्वोत्तर नॉर्थ के लोग हैं, दक्षिण के लोग हैं, उनको यही मैसेज देना चाहती है बीजेपी
कि हमने गठबंधन को पूरी तरह से तोड़ दिया और देखो गठबंधन हमारे सामने टिक नहीं पा रहा। तो कहीं न कहीं ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरी बात से आप सहमत भी होंगे, क्योंकि कोई फ़ायदा जयंत चौधरी को एनडीए में जाने से नहीं, सिर्फ़ उनका पर्सनली फ़ायदे के अलावा कोई एक फ़ायदा आप मुझे बताओ कमेंट करके कि उनका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि वो लगातार किसान की बात करते हैं, लगातार अग्निवीर की बात करते हैं, लगातार बच्चों के खेल की भविष्य के बारे में बात करते हैं। अब एनडीए में जाने से क्या वो इस तरह से कर पाएँगे? क्या वो बोल पाएँगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बीजेपी का खुल्लम-खुल्ला उनका सिर्फ़ यही मैसेज चलाने का मकसद है कि इंडिया गठबंधन को हमने तोड़ दिया और इंडिया गठबंधन को हराने की जुगत वो लगा रहे हैं। क्योंकि हर चैनल पर लगातार वही खबरें चलती हैं जो बीजेपी चाहती है और लगातार उन्हीं को मीडिया भी हाइप करता है और मीडिया दिखाता भी उन्हीं को है। क्योंकि लगातार विपक्ष की बातें ही मीडिया उछालता है। अगर आप उनकी कोई कमी नज़र आएगी बीजेपी की, तो वो आपको दिखाई नहीं देगी किसी भी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं देश की 543 जो लोकसभा सीट है, कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं, वो मैं आपको आज खुलकर बताऊँगा। और आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप पूरा खेल समझ जाएँगे और पूरा क्या होने वाला है। तो सब दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों में से मौजूदा 62 सीट बीजेपी के पास है और वहीं 5 समाजवादी के पास, 10 बसपा के पास और एक कांग्रेस के पास है, 2 अपना दल के पास फिलहाल मौजूदा दौर में है। तो ये 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने की तैयारी बीजेपी पूरे जोर से शोर से कर रही है और लगातार वो इनको लेकर कहीं न कहीं सूचीबद्ध भी है और इनको 80 की 80 लोकसभा जीतने की वो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का यही परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड और ऐसे कई और राज्य हैं जहाँ से वो अच्छा परफॉर्मेंस करके नॉर्थ की जो दक्षिण की बढ़त होगी उसको कम कर सकती है। क्योंकि दक्षिण में भी 132 सीटें फिलहाल हैं और लगातार बीजेपी इन्हीं को लेकर परफॉर्म करना चाहती है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार को वो क्यों अपने पाले में ले रहे हैं? ताकि वहाँ सीटों का अनुमान ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि शिवसेना अब की बार बहुत शानदार परफॉर्मेंस करती दिखाई दे रही है। 2024 चुनाव में कांग्रेस और शिवसेना मिलकर बहुत बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में अब की बार बन सकती है। और पश्चिम बंगाल में की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मौजूदा दौर में 19 सीटें के करीब या 18 सीटें के करीब उनके पास है और 22-23 से ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस के पास, एक अन्य के पास है। तो पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा अब की बार सीटें लाना, क्योंकि अगर वहाँ अच्छी सीटें आ जाएंगी तो सारी सीटें मिला के बहुत सारी सीटें बीजेपी के पास हो जाएंगी। वहीं बिहार में 40 सीटें हैं। तो बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में लगातार गठबंधन पे गठबंधन हो रहा है। आप मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये वीडियो में आज काफ़ी लंबी होने वाली है, बस आप स्किप मत करना, वीडियो को आप एंड तक देखना, आप पूरा मामला समझ जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार, इन चारों राज्यों में अगर बीजेपी अब की बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है तो उनकी सरकार बिल्कुल नहीं बनने वाली है, क्योंकि यहीं से ज़्यादा इन 4 राज्यों में इनका वोट बैंक दिखाई दे रहा है और 4 राज्यों की दम पे वो सरकार बनाते हैं। अगर यहाँ पे उनका परफॉर्म 1% भी कम हुआ या कहीं ज़रा सी भी चूक हो गई तो अब की बार सरकार बीजेपी की नहीं बनने वाली। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, महाराष्ट्र में 48 सीटें, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें और बिहार में 40 सीटें। आप इन चारों का आकलन करिए कितनी सीटें ये बैठ जाती हैं। 212, 210 सीट के करीब इन 4 राज्यों में बैठ रही है। तो आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कितना बड़ा इन 4 राज्यों से है और इन 4 राज्यों में अगर उनकी सरकार अच्छा परफॉर्म 150 सीटें उन्होंने ले ली तो उधर भी वो जीत सकते हैं। तो यही खतरा बीजेपी महसूस कर रही है, इसीलिए उनका मकसद सिर्फ यही है कि बीजेपी को और मजबूत कर दे और कांग्रेस को कमज़ोर कर दे। तो ये 4 राज्यों के ऊपर चुनाव बहुत डिपेंड रहने वाला है।
तो वहीं तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं, और जिसमें तमिलनाडु के पास बीजेपी की कोई भी सीट नहीं है। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दक्षिण में कांग्रेस कहीं ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, और ये जो आंकड़ों का खेल चल रहा है, यही पॉलिटिक्स होती है, और लोगों को जोड़ने की तरफ यही काम बीजेपी अब की बार कर रही है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, कर्नाटक में 28 सीटें, गुजरात में 26 सीट, राजस्थान में 25 सीट, आंध्र प्रदेश में 25 सीट, केरल में 20 लोकसभा सीट, तेलंगाना में 17 सीट, झारखंड में 14 लोकसभा सीट, पंजाब में आसाम में 14 लोकसभा सीट हैं, पंजाब में 13 लोकसभा सीट हैं, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट, हरियाणा में 10 लोकसभा सीट, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट, उत्तराखंड में 5, जम्मू कश्मीर में 5, और केरल नहीं, अन्य निकोबार 2 सीटें और अलग से हैं, जिनका आप सभी को पता होगा। तो ये 543 लोकसभा सीटें हैं। तो इनको अब की बार बीजेपी चाहेगी कि सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस अगर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल व महाराष्ट्र में कर दिया, तो उनकी सरकार दोबारा बन सकती है। तो दक्षिण में 132 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें पिछली बार 27 सीट बीजेपी ने जीती थी, 27 से 29 के बीच, और 31 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, और अन्य सीटें जो जीती क्षेत्रीय पार्टियों ने जीती वहाँ पर। तो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी बात यही है, ये लगातार खुलकर सामने आ रहा है, और इन परफॉर्मेंस में लगातार इजाफा करने की ओर देख रहे होंगे। बिहार में 40 सीट हैं, बिहार लोकसभा में 40 सीट हैं, और 40 नीतीश को इसलिए वो अपनी ओर लेकर आए क्योंकि तेजस्वी ने खुलकर काम किया नीतीश के साथ मिलकर, इसलिए नीतीश को उन्होंने अपने साथ मिला लिया, और नीतीश को कहीं ना कहीं तेजस्वी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी कहती थी कि हम अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है वो अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है? मैं कुछ और आंकड़े आपके सामने अभी रख देता हूँ, ये आंकड़े भी आप गौर से सुनना, क्योंकि 2019 लोकसभा में मैं आपको एक बार फिर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कहाँ कितनी सीट बीजेपी जीती थी, और अब की बार उनका क्या रहने वाला है और क्या नहीं। लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी लहर का असर हर राज्य में दिखा था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में पूरी की पूरी सीटें उन्होंने जीती थी। तब अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि 300 की 300 सीट बीजेपी ने अपने नाम की थी। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड बहुमत मिला, और भाजपा को अकेले दम पर 300 से ज़्यादा सीटें मिली। वहीं एनडीए की बात करें तो यह आंकड़ा 350 से भी ऊपर है। अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब बीजेपी ने 300 सीटों का आंकड़ा छुआ है। इससे पहले साल 2014 में पार्टी ने 282 सीटों पर कब्जा किया था। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद मोदी देश के तीसरे और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, जो लोकसभा में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार उन्होंने बनाई थी। लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी लहर का असर हर राज्य में दिखा था। इस दौरान मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों में से 28 सीटों पर उन्हें कब्जा कर लिया, ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वहीं राजस्थान में भी बीजेपी अगुवाई एनडीए ने सभी 25 सीटें जीती थी। लेकिन इस दौरान बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों को किस राज्य में कितनी सीटें मिली, चलिए मैं पूरी लिस्ट आपको सुना देता हूं पढ़कर, और सारी बायोडाटा मैं आपके सामने रख देता हूं। तो मैं जो अंडमान निकोबार द्वीप की बात कर रहा था, वहाँ एक सीट लोकसभा की है, वो सीट कांग्रेस ने जीती थी। आंध्र प्रदेश में जो 25 लोकसभा सीट हैं, तेलुगु देशम ने 3 सीटें जीती, वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने वहाँ पर 22 सीटें जीती थी। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, और 2 की 2 बीजेपी ने जीती। तो असम में 14 सीट AIUDF ने 1, बीजेपी ने 9, और निर्दलीय 1 कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। बिहार में कुल 40 सीट हैं, और 40 में से बीजेपी 17, कांग्रेस 1, जनता दल 16, LJSP 6 सीटें जीती थी। तो आप आंकड़ा और बातें पूरे आराम से सुनना, और इन बातों पर गौर भी करना। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती। छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं, 11 में से 9 बीजेपी, 2 कांग्रेस ने जीती। दादर
एंड नगर हवेली कुल एक सीट है, एक निर्दलीय वहां पर चुना गया। दमन एंड दीव कुल सीट एक, बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल की, एक सीट पर ही बीजेपी ने बाजी मार ली। गोवा में दो सीट हैं, एक कांग्रेस ने जीती, एक बीजेपी ने जीती। गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें, 26 की 26 सीट बीजेपी ने जीती और क्लीन स्वीप किया। हरियाणा में 10 सीट हैं बीजेपी लोकसभा की और यहाँ पर भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया, 10 की 10 सीटें उन्होंने जीती। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीट बीजेपी की हैं और चारों की चारों बीजेपी ने जीती। जम्मू कश्मीर में कुल 6 सीट है, तो 3 बीजेपी ने जीती और 3 नेशनल कांग्रेस ने अपने नाम की। झारखंड में 14 सीट हैं और 14 सीट में से एजेएसयू पार्टी को 1, बीजेपी को 11, कांग्रेस को 1, जेएमएम को 1। तो कर्नाटक की हम बात करें, कर्नाटक में भी अब की बार बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब की बार वहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई है, तो वहाँ बीजेपी को कहीं ना कहीं कमजोर आंका जा रहा है। 28 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, निर्दलीय ने 1 सीट जीती, वे कांग्रेस ने 1, जेडीएस ने भी 1 ही सीट वहां पर जीती। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। केरल में 20 सीट हैं, सीपीएम ने 1, कांग्रेस ने 15, आईयूएमएल 2, कांग्रेस 1, एआरएसपी 1। तो ये केरल का आंकड़ा हुआ। लक्षद्वीप में कुल 1 सीट है, वो 1 सीट एनसीपी ने जीती थी। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीट है, बीजेपी ने 28, कांग्रेस ने 1 सीट जीती। महाराष्ट्र में कुल 48 सीट, एआईएमएम ने 1, बीजेपी 23, निर्दलीय 1, कांग्रेस 1, एनसीपी 4, शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। वहीं मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर में कुल 2 सीट हैं, एक पर बीजेपी जीती, एक पे एनपीएफ जीती। मेघालय में कुल 2 सीट हैं और 2 में से एक ने कांग्रेस, एक ने एनपीपी ने जीती। मिजोरम में कुल 1 सीट है, एमएनएफ ने 1, ये एमएनएफ के पास रही, एमएनएफ ने यहाँ पर चुनाव जीता। नागालैंड में 1 सीट है, एनडीपीपी ने 1 चुनाव जीता। दिल्ली में कुल 7 सीटें, सातों की सातों बीजेपी पर रही और क्लीन स्वीप किया। ओडिशा में कुल 21 सीट है, बीजेपी ने 8, बीजू जनता दल 12 व कांग्रेस ने 1 सीट जीती। पांडुचेरी में कुल 1 सीट है, एक की एक कांग्रेस ने जीती। पंजाब कुल 13 सीट है, आप ने 1, बीजेपी 2, कांग्रेस 8, अकाली दल ने भी 2 सीट पंजाब में जीती थी। और राजस्थान की बात करें, कुल सीट 25, बीजेपी 24, एआरएलपी 1। सिक्किम में 1 सीट, क्रांतिकारी मोर्चा ने उस सीट को अपने नाम किया। वहीं तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पर 38 सीट हैं, डीएमके ने 1, सीपीआई ने 2, सीपीएम ने 2, डीएमके 23, कांग्रेस 8, मुस्लिम लीग 1, वीसीके 1। तेलंगाना में बात करें, कुल सीट 17 हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने वहां पर 1 सीट जीती, बीजेपी ने 4, कांग्रेस ने 3, टीआरएस ने 9 सीट तेलंगाना में जीती। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें, 2 की 2 बीजेपी ने अपने नाम की। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है लोकसभा और 80 सीटों में से सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में दी, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें भी उत्तर प्रदेश में ही हैं। 80 लोकसभा सीटों में से अपना दल ने 2 सीटें जीती, बीएसपी ने 10, बीजेपी ने 62, कांग्रेस ने 1, एसपी पार्टी ने 5 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें, 5 की 5 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती और क्लीन स्वीप कर दिया। पश्चिम बंगाल में 42 सीट हैं और तृणमूल कांग्रेस 22, बीजेपी 18, कांग्रेस ने 2 सीट वहां पर जीती। तो दोस्तों ये कुछ आंकड़ा था जो मैं आज आपके सामने लेकर आया, और लगातार मैं कुछ एक आंकड़ा मैं आपको और बताने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 543 लोकसभा सीटों का ये जो आंकड़ा है ये काफ़ी अहम होने वाला है और इसको लेकर बहुत सारी चर्चा चल रही है। और हम बात करें पूर्वोत्तर की, पूर्वोत्तर और दक्षिण में 200 के करीब सीट हैं, तो 200 के करीब सीटों में अब की बार बीजेपी वहां पर पिछड़ती दिखाई दे रही है और लगातार पिछड़ने की कगार पर है। इसीलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल व महाराष्ट्र और कई अन्य राज्य, पंजाब, कई अन्य राज्यों में वो अपनी सीटें अब की बार और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही है और लगातार मीडिया उसको दिखा रहा है कि गठबंधन टूट गया, गठबंधन टूट गया। असल मकसद जो है गठबंधन को टूट नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है
और ये दिखाना है कि हमने इधर इस इलाके में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और हम उधर भी चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे देश में बीजेपी सिर्फ यही मैसेज देना चाह रही है कि हमने गठबंधन को तोड़ दिया, गठबंधन को तोड़ दिया। जैसे मैंने अभी अभी बताया था आपको कि जयंत चौधरी को बीजेपी में शामिल करने के लिए बीजेपी के पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं कि वो उसकी जयंत चौधरी की वजह से काफ़ी सीटें जीत जाए, क्योंकि जयंत चौधरी के ना रहते हुए बीजेपी ने अकेले दम पर जो सीटें जीती थी वो आज भी बीजेपी के पास है। बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था और अकेले ही दम पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीट उनके नाम। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 27 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 27 लोकसभा में 8 सीटें गठबंधन ने जीती और बाकी की सीट बीजेपी ने अपने नाम की। तो लोग कह रहे हैं कि वो 12 सीटों पर प्रभाव डालेंगे, तो कहाँ प्रभाव कहाँ है? आप खुलकर मुझे बताइए और मुझे कमेंट भी कीजिएगा, बीजेपी का प्रभाव ज़बरदस्त है या लोकदल का ज़बरदस्त है? क्योंकि बीजेपी ने कैराना, मुजफ्फरनगर, बागपत, मथुरा, अमरोहा को छोड़कर जहाँ-जहाँ आप कह रहे हैं कि जयंत को ये सीटें मिलेगी या जयंत को इतनी सीटें मिलेगी, आप मुझे बताएँ कमेंट करके कि बीजेपी ने कहाँ कमज़ोर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो लोकदल को अपने में मिलाने की जो बात है, वो जीत की और बात नहीं, सिर्फ गठबंधन को तोड़ने की हवा को फैलाना। तो दोस्तों यही आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है और कहानी भी यही है, क्योंकि उधर दक्षिण में काफ़ी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी, इसीलिए यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जयंत चौधरी के बीजेपी में आ जाने से बीजेपी का ना ही कोई फ़ायदा है और ना ही कोई नुकसान, क्योंकि सारी सीटें उन्होंने पहले से ही बीजेपी के पास हैं, तो उनको कैसा नुकसान और कैसा फ़ायदा, ये आपको समझने में भी आ रहा होगा। तो दोस्तों यही कहानी है, जयंत चौधरी का खुद पर्सनली फ़ायदा हो सकता है। तो सूत्र जो बता रहे हैं, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा रहेगी और ये चर्चा मैं आप सबके सामने बार-बार लगातार करता रहूँगा और लगातार आप सबको नई-नई बातों से मैं अवगत कराऊँगा। तो बीजेपी अब की बार दक्षिण में काफ़ी पिछड़ रही है, क्योंकि दक्षिण में राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने काफ़ी काम किया है, वहीं बीजेपी के जो सांसद वहाँ पर चुने गए थे, उनके परफॉर्मेंस कम दिखाई देने का चांस लग रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिर्फ 8 सीटें गठबंधन ने जीती, बाकी सीट आपको पता ही है बीजेपी ने यहाँ पर जीती थी। तो जयंत चौधरी के बीजेपी में चले जाने से किसको फ़ायदा किसको नुकसान, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी लग भी रहा है। आप खुलकर कमेंट में अपनी राय रख सकते हो, कैराना, मुजफ्फरनगर की सीटें किसके पास थी और किसके पास चली गई, बताइए। आप खुद समझिए, एक्सप्लेन कीजिए इन बातों को। जयंत चौधरी अगर बीजेपी में चली जाएंगे तो क्या घट जाएगा और क्या नुकसान हो जाएगा? कुछ भी नुकसान नहीं होगा। सिर्फ बीजेपी यही चाहती है कि हम पूरे देश में ये चर्चा चला दें कि गठबंधन को हमने तोड़कर रख दिया, क्योंकि जयंत चौधरी से मिलकर उनका कोई फ़ायदा हमें खास नज़र नहीं आ रहा और मेरी बातों से आपको लग रहा हो कि कोई खास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले ही वो सीटें बीजेपी की पास हैं, तो वो क्या करेंगे आगे चलकर। तो दोस्तों लगातार ऐसी बातें मैं आप सबको लगातार बताता रहूँगा। आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मैं और अच्छी वीडियो आप सबके लिए बनाता रहूँगा और लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी चर्चा मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही जारी रहेगी। तो ये उम्मीद है दोस्तों, जो मैंने आज वीडियो बनाई और जो बातें आप सबको बताई, वो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ये मेरी बातों को पूरी ध्यान से सुनिएगा। जिन्होंने मेरी पूरी बातें आज मेरे यूट्यूब पर सुनी होगी, वो कमेंट सेक्शन पर मुझे बताइएगा और आपको आंकड़ा भी समझ में आ गया होगा। बीजेपी चुनाव में काफ़ी पिछड़ी हुई है, इसलिए वो गठबंधन पे गठबंधन किए जा रही है, क्योंकि अब की बार बहुत बड़ा प्लान कांग्रेस का भी दिखाई दे रहा है। लगातार वो भी घेराबंदी कर रहे हैं, सिर्फ मीडिया सरकार की हवाबाजी बना रहा है और कुछ नहीं। तो दोस्तों लगातार मेरे इस चैनल पर आप जुड़े रहिए। मैं आपको जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ और नई बातें मैं आप सबके सामने लेकर आऊँगा। लोकसभा के और तमाम बातें मैं आप सबको खुलकर बताने वाला हूँ। तो कई और बातें जो रह गई है मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बनाकर दिखाऊँगा। तो बने रहिए आप मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।